व्हाट प्रिकॉशंस सॉरी शुड बी टेकन बाय ऑडिटर, व्हाट प्रिकॉशंस क्या सेफ्टी शुड बी टेकन बाय ऑडिटर, कब, while अप्लाइंग टेस्ट चेक टेक्निक। गाइस टेस्ट चेक का मतलब ही होता है सैम्पलिंग, टेस्ट चेक का मतलब ही क्या है, समझ में आ रहा है? टेस्ट चेक का मतलब होता है सैम्पलिंग। तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, पहले तुम प्लान कर लो कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करोगे। अब तुमने अप्रोच, दो अलग चीजें, स्टेटिस्टिकल अप्रोच, नॉन स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल अप्रोच के अंदर कुछ मेथड है और नॉन स्टेटिस्टिकल के अप्रोच में जो कल हमने पढ़े थे 5 मेथड, मैंने जिसका कोड नहीं दिया था, भीमराव सिलेक्शन, भीमराव अंबेडकर साहब है ना, उनका सिलेक्शन किया था एसटी वालों का, कोटा पे था ना सिलेक्शन, बी था ब्लॉक मेथड, एच था हैजार्ड, आई था इंटरवल, एम था मॉनिटरिंग यूनिट, बराबर, एंड एस था तुम्हारा सॉरी भीमराव रैंडम, रैंडम सिलेक्शन मेथड। और पहला था अपना रैंडम, भीमराव कैसे सिलेक्ट करते, रैंडम, जो एसटी वाला है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क्स कम होगा फिर भी, तो ये अपना सिलेक्शन मेथड थे। अब इसके अंदर अप्रोच मैंने बोला अलग चीज है, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल। अब इस 5 में से तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, मॉनिटर यूनिट करोगे कि रैंडम करोगे कि इंटरवल की ब्लॉक की हैजार्ड, इस 5 में से तुम कौन सा मेथड यूज करोगे। तो पहले प्लान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे स्टैटिस्टिकल के अंदर आता है रैंडम सैंपलिंग, वो मेथड को प्रेफरेंस देना चाहिए, राइट एवरीवन। तो पहले अभी एक जनरल क्वेश्चन, बच्चे को दिमाग लगाना चाहिए, टेस्ट चेक मतलब सैंपलिंग, पहले मैं प्लान करूंगा कौन सा मेथड मैं यूज करूंगा, और डेफिनेटली एंड एक्सप्लेनिंग दी स्टाफ, स्टाफ को भी बताना पड़ेगा हम ये मेथड यूज करने वाले। फिर एरियाज विच आर नॉट सुटेबल फॉर सैंपलिंग शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड, तो कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, तो लॉ का पालन में सैंपलिंग नहीं लगता है, तुमको लॉ के हर एक प्रोविजन फॉलो करना, तो तुमको ये भी प्लान करना कि कौन से एरिया में सैंपलिंग नहीं लगे, बिकॉज जिस एरिया में सैंपलिंग लगे वहां पे तुमको अलग वे में क्या करना पड़ेगा, अलग ऑडिट लगा के करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा। तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में भी सैंपलिंग को, अनयूजुअल चीजें ऐसी चीजें 100% चेक करना, अनयूजुअल सिग्निफिकेंट चीजें कल हमने पढ़ा था, कुछ चीजें 100% चेक करनी पड़ती है, तो अनयूजुअल तो 100% चेक करनी पड़ेगा, जीप ट्रांजेक्शन है बराबर ना, तो वो भी ध्यान देना कि कौन सी सैंपलिंग में कवर हुई और कौन सी नहीं। थोड़ा स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी डन बिफोर अडॉप्टिंग, डेफिनेटली सैम्पलिंग को अडॉप्ट करने के पहले एक थोड़ा एक बढ़िया अकाउंटिंग सिस्टम क्या करना चाहिए तुमको, शुड बी डन, एक अच्छी अकाउंटिंग सिस्टम होगी। देखो मेरा सैंपल किस पे लगेगा, तो डेफिनेटली जो अकाउंटिंग सिस्टम से ट्रांजेक्शन जनरेट होंगे, जो अकाउंटिंग सिस्टम से बिल बनेगा उसी में सैम्पलिंग लगाऊंगा। अगर अकाउंटिंग सिस्टम घटिया है तो जो बिल जनरेट हो रहा है एंट्री वो भी घटिया होगा, घटिया सैंपल पे अच्छी सैम्पलिंग मतलब कोई फायदा है क्या। अरे अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा होगा तभी तो मैं अच्छे सैंपल सिलेक्ट कर पाऊंगा, अकाउंटिंग सिस्टम ही घटिया सैंपल जो बना मतलब बिल्स बना रहा है तो पॉपुलेशन ही घटिया होगा, और पॉपुलेशन ही घटिया होगा तो फिर क्या होगा, मेरे सैंपल भी घटिया सिलेक्ट होंगे, राइट। तो तुमको देखना कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम में लोग यूज करते, सैंपल साइज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिटरमाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप 2 था, स्टेप 1 था सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज कितना चेक करोगे, तो ये भी डिटरमाइन करना है, जहाँ रिस्क ज्यादा है वो ज्यादा चेक करें, जहाँ रिस्क कम है वो कम, कल बताया था ना। और सैंपल जो भी चॉइस करो गाइस अनबायस्ड वे होना चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी सैंपल सिलेक्शन में नहीं होगी, अनबायस्ड वे ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। एरर्स लोकेटेड इन सैंपल शुड बी एनालाइज प्रॉपर्ली, हमने कल जो स्टेप नंबर 6 पढ़ा था इवेल्युएशन, प्रोजेक्टिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट के बाद आप लोग इवेल्युएशन करते हैं, स्टेप 7 सैंपल में क्या एरर, दो प्रकार के एरर हो सकते हैं, मैंने बोला एक कॉमन वाले और एनोमलस, तो हमको एरर को भी इवेल्युएट करना है कि प्रॉपरली जो एरर मिले उसको इवेल्युएट कर सके और पहचान सके कि एनोमली क्या और एनोमलस क्या है। तो ये सब पहले तो प्लान करना है तुमको कि तुम एरर को पहचान भी सको, और ट्रांजेक्शन बैलेंस हैव बीन प्रॉपरली क्लासिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड, मतलब पहले से प्लान करके रख रहा है तुमको, अगर सेल्स उनका सेल्स का नॉलेज है, तुमने 315 का अंडरस्टैंडिंग लिया, तुमको नॉलेज होगा इनकी कैसे सेल्स है, तुमको पहले से प्लान करना है कि स्ट्राटिफाइड कैसे करोगे डिजाइन। तो एक इन जनरल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बच्चों को मौत आ गई थी, थोड़ा अपना दिमाग लगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ ऑडिट में तुम रट्टाफाई नहीं कर सकते, ऑडिट एप्लीकेशन का सब्जेक्ट अपना दिमाग लगा के लिख सकते, रेड रेड वाला पॉइंट याद रखो, फिर खुद से तुम एप्लीकेशन करने की ट्राई करो। भाई तुमने 7 स्टेप पता तुमको क्या है, सैम्पलिंग का मेथड कौन सा होगा, सैम्पलिंग करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, बिकॉज सैम्पलिंग अच्छा होगा लेकिन स्टाफ घटिया होगा तो अच्छे से कर नहीं पाएगा। अगेन अकाउंटिंग सिस्टम से ही सैंपल जनरेट होता है, पॉपुलेशन, सैंपल साइज चाहिए सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग अनबायस होना चाहिए, डेफिनेटली इंटर कंट्रोल सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो कंपनी का एनवायरमेंट अच्छा होगा, इंटर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो तो रिस्क कम होगा तो कम सैंपल लगेगा, तो ये सब चीजें क्या देखना पड़ेगा, और फिर तुम प्लान करोगे कैसे तुम चेकिंग करोगे, तो ये सब सेफ्टी लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है एवरीवन।
सारे बच्चे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी एप्लीकेशन क्वेश्चन था। इन केस वेयर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन डन ऑन रैंडम बेसिस पे किया है, नो स्टेटिस्टिकल प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल नीड्स टू बी फॉलोड। अब रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन क्या है, रैंडम बेसिस मतलब हमने क्या बताया था, रैंडम बेसिस में एक होता है रैंडम, सिंपल रैंडम, और एक ये अगर रैंडम टेबल यूज कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जरूरी नहीं कि तुम स्टेटिस्टिकल वे फॉलो, बिकॉज रैंडम नंबर इज ऑलरेडी किस पे बेस्ड है, ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक है। तो बोल रहा है कि लेकिन कुछ मैथड जैसे हैप्पजार्ड में जो रैंडम होता है, ब्लॉक, इनका इसके अंदर बायस होता है। जो आप तुमने पहले पढ़ा था रैंडम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भले नंबर रैंडमली जनरेट होता है, उसके पीछे क्या है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क, बट और भी जगह पे रैंडमली कुछ भी निकालते, बट हैप्पजार्ड में रैंडमली का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और ब्लॉक में तुमको याद है ब्लॉक ब्लॉक बना के निकालते, तो उस जगह पे ये सूटेबल नहीं होगा, वहां बायस होगा। तो इसलिए पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको। तो एप्लीकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुमको खुद पढ़ना है, समझे एवरीवन? एवरीवन कोई दिक्कत? अब मैंने जब स्टार्टिंग किया तो मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सैम्पलिंग के छोड़े थे, अगर तुमको याद होगा, मुझे पता नहीं तुम लोग को याद रहता है कि नहीं याद। कल हमने 8 मार्क्स का काम किया है, मीनिंग बता दिया था मैंने, साइंटिफिक बता दिया था, ये डिफरेंस बता दिया था। ये देखो, ये अब तुम अपने आप समझ जाओगे, ये तुम खुद पढ़ोगे, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन, टॉलरेबल डेविएशन का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव अपने आप समझ गया, मीनिंग मैंने बता दिया था। अब ये क्वेश्चन बाकी है जो ओल्ड सिलेबस में आता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मेरे को डिस्कस करना है, और एक क्वेश्चन ये भी बाकी है, ठीक है, इनका आइडिया दे देता हूँ। ये 2 क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आया करते थे, अब आता नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है गाइस, बोल रहा है सैम्पलिंग का। देखो पहले जमाने में ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते थे, और अभी कौन सा मॉडर्न अप्रोच है सैम्पलिंग का। अब गाइस ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग 100% चेकिंग करते, ट्रेडिशनल अप्रोच में गाइस हम लोग 100% चेकिंग करते थे, जमाना था 100%। और फिर मॉडर्न अप्रोच आया सैम्पलिंग, जहाँ पे हम लोग 100% चेक नहीं करते, वहाँ ट्रेडिशनल का मतलब है 100% चेकिंग। तो बोलते ट्रेडिशनल को हटा के क्या जरूरत थी सैम्पलिंग को लाने की। अगर तुम मुझे बोलोगे ना पहले के ज़माने के, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह पुराने ज़माने में उनका बैंक अकाउंट वगैरह रहा होगा, तो मेरे डैड का बहुत पुराना बैंक अकाउंट था, तो उसमें एसबीआई में कैसा था, एक डायरी नहीं आती मार्केट में 2 रुपए की, वो डायरी लेके जाते थे, वो पासबुक करती थी, तुम पैसे जमा करोगे वो पेन से लिखता था, जो पासबुक में आजकल प्रिंट करिए था वो पेन से लिखता था, कितनी तारीख को तुमने इतना पैसे जमा किया, और साइन करता था और ठप्पा मारता था। उस जमाने में सारा काम मैक्सिमम 100% काम फिजिकली मैनुअली होता था। वो तो मैनुअली में एरर होने का चांसेस ज्यादा है, डेफिनेटली रिपीटिव काम में भी एरर होने का चांसेस ज्यादा है। मैं बोल सकता हूँ पहले जमाने में मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक था, अभी उतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल नहीं था। हाँ तो सॉफ्टवेयर एंट्रीज मार रहे हैं, सॉफ्टवेयर पासबुक प्रिंट कर रहे हैं। अब बताओ इतनी गर्दी बैंक में, तुम एक एक के पासबुक में लिख रहे हो, गलत अमाउंट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एरर भी हो सकता है, और फ्रॉड भी कर सकते हो। उस जमाने में फ्रॉड करना आसान था फिजिकल के ज़माने में। तुमने स्कैम देखा रहेगा, अभी फिजिकली लोन होता था, और वो एसबीआई से बीआर भी फिजिकली बनता था उस जमाने में, तो बीआर के थ्रू उसने फ्रॉड किया। स्कैम के ऊपर एक मूवी आई है उसकी दलकीर सलमान की, साउथ इंडियन एक्टर लक्की भास्कर, उसने भी दिखाया उस जमाने में कैसे फिजिकली सब होता, तो लोग फ्रॉड करते ही थे। तो उस जमाने में इंटरनल कंट्रोल वीक था, एरर होने के चांसेस ज्यादा थे, और फ्रॉड होने के भी, इसलिए वहां पे सैम्पलिंग बेसिस नहीं कर सकते थे। उस जमाने में तुमको एक एक ट्रांजेक्शन ही चेक करना था। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं था, अगर उस जमाने में उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं था। तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हें बचपन में पढ़ा गया ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड ईयर, ऐसा कुछ बचपन में पढ़ा होगा। अब हम लोग आज़ादी के पहले या जब आज़ाद हुए और उसके बाद तक भी हम लोग 36-40 करोड़ लोग थे, 36-40 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। उस टाइम पे बिजनेस बहुत कम लोग करते थे, हम लोग 70-80% खेती पे डिपेंडेंट थे, और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया नहीं था, तो जो बिजनेस थे गवर्नमेंट के ही थे, तो बिजनेस भी ज़्यादा नहीं थे, ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा नहीं थे, इंटरनल कंट्रोल भी वीक था, तो वहाँ पे 100% चेकिंग करना पॉसिबल था, टाइम वाइम की दिक्कत नहीं थी। बट गाइस जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, और अभी मैं बोलूँ अगर मैं चाहता भी हूँ आज के मॉडर्न वन में 100% चेकिंग करना, बट कोई फायदा नहीं करने का, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, जो रिपीटिव नेचर है
उसकी गलती तो इंटरनल कंट्रोल खुद संभाल लेगा। रिपीटिव नेचर की गलतियां इंटरनल कंट्रोल खुद संभाल लेगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और पहले के ज़माने का मैंने रीज़न बताया, कब ये देखो पहले के ज़माने को तुम रॉन्ग नहीं बोल सकते, कोई भी चीज़ को उस ज़माने के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज इकोनॉमिकली वेस्टफुल डेफिनेटली, बिकॉज उस टाइम पे तुमको पूरा ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ता था। तो इकोनॉमिकली वेस्टफुल मतलब ऑडिटर को ज़्यादा काम करना तो ज़्यादा पगार फीस देनी पड़ती थी, लेकिन पहले दिनों में ऑप्शन भी तो नहीं था, वो चेक करना ही पड़ेगा पूरा। रूटीन चेकिंग भी करते, रूटीन है, रूटीन चेकिंग, रूटीन ROUTINE, रूटीन चेकिंग। हर एक वाउचर ट्रांजेक्शन को वाउच करेंगे, कोई मटीरियलिटी नहीं, छोटा बिल भी बड़ा है इंपॉर्टेंट है, बड़ा बिल भी इंपॉर्टेंट है, सब बिल इंपॉर्टेंट। और इंटरनल कंट्रोल क्या था? वीक, विदाउट मटीरियलिटी एंड विदाउट इंटरनल कंट्रोल। हाँ, तो सारे चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, डेफिनेटली टाइम भी आता था, कॉस्ट भी, बट कंपेरेटिवली उस जमाने में इतना ट्रांजेक्शन नहीं था, फिर भी तो टाइम जाएगा और कॉस्ट भी जाएगा, तुम एक एक चीज़ चेक करवाओगे। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल, ये बता रहा रीजन की ट्रेडिशनल की वजह से अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को आज फॉलो करेंगे तो पैसा बर्बाद होगा। रूटीन चेकिंग में क्या ही गड़बड़ मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता, सॉफ्टवेयर सही करता है उसको, रूटीन चेकिंग को, ठीक है। और फिर टाइम एंड कॉस्ट भी ज़्यादा है। अब वो बोल रहा है कि आज के ज़माने में एक और रीज़न दे रहा है कि एक तो ट्रेडिशनल क्यों नहीं कर सकते, उसके 3 रीज़न। फिर बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल आज के ज़माने में स्ट्रॉन्ग है, तो विद दिस शिफ्ट इन द फेवर ऑफ एक फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल बन गया अच्छा इन द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी इजीली अपने मैनेजमेंट को क्या करिए, अफेयर्स को क्या करिए, मैनेज कर दी। पॉसिबिलिटी ऑफ रूटीन एरर एंड फ्रॉड हैव ग्रेटली डिमिनिश, मतलब रिड्यूस हो गया। क्यों? विद इंटरनल कंट्रोल डिजाइन बाय मैनेजमेंट आर ऑफ द वेरी पर्पस ऑफ, वो इजीली प्रिवेंट कर पा रहे, डिटेक्ट कर पा रहे, करेक्ट कर पा रहे एरर और फ्रॉड। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग है। रूटीन चेकिंग नॉट रिक्वायर नाउ, अब कोई प्रकार की रूटीन चेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बराबर ना गाइस? पहले रूटीन चेकिंग रिक्वायर्ड था, अब रूटीन चेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ऑडिटर ओपन फाइंड एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग एज नथिंग मोर देन अ रिचुअल। आज के टाइम में कोई ऑडिटर को तुम बोलोगे रूटीन चेकिंग क्या, तो बोलेगा रिचुअल, एक प्रथा है जो पुराने जमाने के सीए लोग ने सेट करके रखा है। वो प्रथा के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े बहुत बिल को चेक करते हैं एज ए रूटीन, बाकी 99% काम कैसे हो रहा है, सैम्पलिंग। देखो ये प्रथा बोलना कंप्लीटली रॉन्ग है। मैंने कहा उस जमाने में एक एक बिल चेक करना नीड थी, अब वो एक बोलते रिचुअल बन गया एक। अब कोई बोलता है भाई शाम को नाखून मत काटो, गुरुवार को नाखून मत काटो, पेरेंट्स बोलते, भाई देखो उस जमाने के हिसाब से ठीक था। अदर लॉस पढ़ लिया तुमने? अदर लॉ में तुमने पढ़ा होगा, एक तो तुम्हारा वो अलग अलग रूल्स है उसमें, एक मेरे को याद है हेडन रूल, और एक रूल है, वो रूल्स क्या बोलते हैं, जो लॉ जब बना था उस जमाने के हिसाब से सोचो तो सही लगेगा। अब ये नाखून नहीं काटना, ये भाई उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती, इसलिए लोग मना करते थे। और फिर क्या हुआ, ऐसा ऐसा टाइम आया कि थोड़ी थोड़ी लाइट इंडिया में आना शुरू हुई, बट क्या होता था वीक में जैसे गुरुवार को बंद रहती थी लाइट, जो आज भी नाला सुपारा वगैरह में भी कभी कभी होता है। तो फिर रूल बन गया कि नहीं गुरुवार के दिन नहीं काटना, जो भी है उस दिन लाइट नहीं रहती थी तो रूल बन गया, तो एक रिचुअल बन गया, लाइट नहीं काटना चाहिए। अभी आज मेरी मम्मी को बोला मैंने थोड़ा दाढ़ी और बाल बना लेता, नहीं नहीं वेनसडे को नहीं करते, मतलब क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, वेनसडे को नहीं करने का, थर्सडे को नहीं करने का, फ्राइडे को करने का, संडे को करने का, वो दोनों दिन सर वहाँ गर्दी रहती है सैलून में। और मैं वो डब्बे वाले का कटवाता हूँ, सस्ता वाला 15 रुपये वाला, पेड़ के नीचे बैठ के काटता है मस्त, हो खुले में कितना बढ़िया मजा आता है। और पीछे पुलिस वाला है तो उठा भी लेता है पुलिस वाला। अब समझने की कोशिश करो, ये एक रिचुअल्स बन गए, बट रियल में सोचे तो उस जमाने के हिसाब से सही था। तो बोल रहा है कि आज के सीए क्या, उसको एज ए रूटीन, बड़े लोग की इज्जत करने के लिए 1000 बिल में 10 बिल एज ए रूटीन चेकअप वो कर लेगा, जिसको हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल और वाउचिंग बोलते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में 2 चीज आती थी, टीओडी, हाँ तो टीओडी एक रूटीन काम है। अगर तुम सब बिल चेक करो तो रूटीन काम है, तो कुछ बिल्स तुम देखोगे, बाकी तो तुम पूरा क्या फॉलो करोगे, सैम्पलिंग। तो बोल रहा है कि मेरे लिए तो रूटीन चेकिंग क्या, नथिंग मोर देन रिचुअल, बिकॉज इट सेल्डम रिवील्स एनीथिंग मटेरियल, मतलब हार्डली, सेल्डम का मतलब हार्डली या रेयरली, रूटीन चेक हार्डली या रेयरली कुछ मटेरियल इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता है, क्योंकि रूटीन चीजों में ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते। तो रूटीन चीजें हार्डली या रेयरली कुछ मटेरियल चीज रिवील करते हैं, राइट एवरीवन? फिर एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आर अंडरगोइंग ए प्रोग्रेसिव चेंज
in favor of more attention towards the question of principle. तो guys अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉलिसी, जजमेंट, ये चीजें रूटीन नहीं है। मैंने कल बताया था सिग्निफिकेंट रिस्क में दो चीजें आती है, एक जजमेंटल, एक नॉन रूटीन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिलेक्ट करना आसान नहीं, सीनियर अकाउंटिंग काम है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना आसान नहीं है, अकाउंटिंग रूल्स को समझना आसान नहीं है। तो अभी हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, आज की चेकिंग क्या कर रही है, अंडर गोइंग प्रोग्रेसिव चेंज इन द फेवर ऑफ, ज्यादा क्या चेक करते हैं हम लोग, मोर अटेंशन क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसी, बिकॉज ये सब डिफिकल्ट काम है, ये सब सिग्निफिकेंट रिस्क है। कौन सा रूल फॉलो करना है अकाउंटिंग का, कौन सा पॉलिसी, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए सैम्पलिंग करते हैं। और डेफिनेटली इंटरन कंट्रोल पे फोकस करते, वो भी कौन से कंट्रोल पे, विद कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट जो ब्रीच होने की ज्यादा चांसेस है, ऐसे कंट्रोल जिसका ना ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजीली है, ब्रीच ऑफ कंट्रोल्स एंड कंट्रोल्स विद कर्टेल द ब्रीच ऑफ, ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग, वो उस इंटरन कंट्रोल की बात कर रहा है जो नॉन रूटीन वाले इंटरन कंट्रोल से। अगेन कंट्रोल भी दे, कर्टेल मतलब ब्रीच, कंट्रोल को ब्रीच करना, ब्रेक करना, कंट्रोल्स भी दे, कर्टेल मतलब ब्रीच ऑफ, ये ब्रीच मतलब ब्रेक करना, क्या ब्रेक करना, ऑफ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग। देखो अगर वो ओनली होता रूटीन चेकिंग तो वो इंटरनल कंट्रोल ब्रीच भी हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस रूटीन में मैं इंटरेस्टेड नहीं, वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग के इंटरनल कंट्रोल ब्रीच हो रहे तो हम उस पर ज्यादा फोकस, नॉन रूटीन इज सिग्निफिकेंट। एंड जो तुम्हारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डेफिनेटली वो जजमेंट है, वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे बोलो यार, सिग्निफिकेंट चीजें भी देखते ना मटेरियलिटी में। बाय रूटीन चेकिंग वी ट्रेडिशनली थिंक ऑफ एक्सटेंसिव चेकिंग करना एंड वाउचिंग ऑफ ऑल द एंट्रीज डिसरिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मतलब रूटीन में तो यही होता है ना, मटेरियलिटी को फॉलो नहीं करते, बट मटेरियलिटी में हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, सिग्निफिकेंट, वही सब चीजें चेक करते हैं। समझ में एवरीवन क्या नीड है, सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये मेरे को पता नहीं क्यों आईसीआईबी क्वेश्चन नहीं पूछती, लास्ट नवंबर में पूछी थी, पूछना चाहिए, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरली, extent of checking to be undertaken is a primarily a matter of judgment of auditor. Extent of checking to be undertaken, जो extent of checking to be undertaken करना है, is primarily क्या है, a matter of judgment of auditor. Primarily क्या है, matter of judgment of auditor. तो कितना चेक करना चाहिए, प्राइमरली जजमेंट है, क्या है, जजमेंट ऑडिटर का। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर, किसके इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर। अच्छा पहले लाइन में उससे क्या, कितना चेक करेंगे, वो किसका काम है भाई, ऑडिटर का। जजमेंट मतलब उसके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नॉलेज पे डिपेंड करता है। कोई ऑडिटर बोल सकता है मैं 100% चेक करूंगा, कोई बोल सकता है मैं 60% चेक करूंगा, सैम्पलिंग करूंगा। एक्सटर्नल चेकिंग मतलब उसकी मर्जी, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि तुमको सैम्पलिंग ही फॉलो करना है। अगर मैं 100% एक्सटर्नल चेकिंग करना तो 100 करूँ, 60 तो 60, कोई ये 100 बोले, कोई 60 बोले, कोई 40, कोई 30 बोलेगा। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरली ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी अपनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नॉलेज पे डिपेंड करता है, राइट गाइस। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर दैट इफ ही डिसाइड टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट चेकिंग, का मतलब सैम्पलिंग, उसकी मर्जी, अगर उसको सैम्पलिंग पे करना है उसकी मर्जी। तो बोल रहा है अगर वो सैम्पलिंग बेसिस पे करेगा, पार्ट चेकिंग मतलब सैम्पलिंग बेसिस पे करेगा, तो लोग क्या बोल रहे हैं, ही शुड अडॉप्ट एक स्टैंडर्ड एंड टेक्निक। अगर मैं सैम्पलिंग में यूज कर रहा हूं तो मुझे अच्छा टेक्निक यूज कर, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करना चाहिए, ऐसे लिखे। तो ये देखो क्या क्या बोल रहा है, पहले तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑडिटर का जजमेंटल मैटर है, सैम्पलिंग करना जरूरी नहीं, 100% भी चेक। अगर वो पार्ट चेकिंग बोल रहा है, पार्ट चेकिंग मतलब अगर वो सैम्पलिंग करना चाहता है तो उसको एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका या टेक्निक फॉलो करना चाहिए जो क्या होता है, वाइडली फॉलोड। एक क्वेश्चन समझा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, क्या सैम्पलिंग से ही ऑडिट करना मैंडेटरी है या अपनी मर्जी से 100% भी कर सकता हूँ? ध्यान से दोस्तों। सेकेंड, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं सैम्पलिंग के हिसाब से ऑडिट करूंगा तो जरूरी है कि मैं एक अच्छा, मतलब जो टेक्निक वो लोग बोल रहे हैं वही फॉलो करूँ, मेरी मर्जी का भी टेक्निक फॉलो कर सकता हूँ? अब मेरी मर्जी भाई, मैं स्टैटिस्टिकल में जाऊँ, नॉन स्टैटिस्टिकल में जाऊँ, मेरी मर्जी। याद करें ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है कि मैं कौन से टेक्निक्स से सैम्पलिंग करूं, और पहले मैं सैम्पलिंग करूं ना करूं ये भी मेरी मर्जी है। और अगर मैं सैम्पलिंग करूं तो मेरी मर्जी में कौन सा मेथड फॉलो करूं, टेक्निक। वो वहां बोल रहा है तुमको ये ऐसा अडॉप्ट करो, उसने स्टैटिस्टिकल क्लियरली नहीं बोला, बोला ऐसा टेक्निक अडॉप्ट करो जो वाइडली एक्सेप्टेड है। अब देखना अंदर, द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज टू बी अंडरटेकन इज ए प्राइमरी मैटर ऑफ
जजमेंट ऑफ एंड इज नथिंग स्टैट्यूटरी, अंडरलाइन करो, ऑलरेडी लाल किया है, नथिंग स्टैट्यूटरी स्टेटेड एनीवेयर, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि तुम एक्सटेंट ऑफ चेकिंग 100% ही करोगे या 60% ही करोगे या 40, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, देयर इज नथिंग स्टेटेड एनीवेयर विच जो स्पेसिफाई करता है व्हाट वर्क इज टू बी डन, क्या करना है, तेरी मर्जी भाई, तेरे ओपिनियन है, तू इंडिपेंडेंट, तेरे को जो करना है कर, व्हाट वर्क इज टू बी डन, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितना चेक करना है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, कितना चेक करना है। अब देखो हाउ कैसे चेक करेंगे, दैट इज होता है नेचर ऑफ प्रोविजन, कि मैं किस हाउ क्या कौन से प्रोविजन से चेक करूंगा। फिर ये होता है एक्सटेंट ऑफ चेक, बराबर ना, और व्हाट वर्क टाइमिंग नहीं बोल सकता इसको, स्कोप, देखो टाइमिंग इधर ही आएगा, हाउ इट इज टू बी डन, मतलब कैसे चेक करेंगे, वो नेचर ऑफ प्रोविजन पे डिपेंड करता है और कौन से टाइम पे करूंगा उस पर डिपेंड करता है हाउ चेक करूंगा, और एक्सटेंड मतलब कितना चेक करूंगा, और व्हाट वर्क इज टू बी डन मतलब क्या क्या चेक करूंगा, वो स्कोप होता है, क्या होता है स्कोप, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट उसने नेचर एक्सटेंड टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बोल दिया। अब वो डिपेंड करता है तेरी मर्जी, लॉ में कहीं भी मैंडेटरी नहीं है तू क्या क्या चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, मतलब कौन सा नेचर ऑफ प्रोविजन लगाएगा, याद है ना नेचर, साथ में और कौन से टाइम पे लगाएगा वो भी चेक करने का एक तरीका है, कौन से टाइम पे जाना, एक्सटेंड कितना चेक करेगा, ये सब तेरी मर्जी, कोई भी मैंडेटरी नहीं किया है, ये क्या है जजमेंटल है, तो नीचे बोल भी दिया नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब नॉट मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी होता है, नॉट ऑब्लिगेटरी मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटरी दैट ऑडिटर मस्ट अडॉप्ट सैम्पलिंग टेक्निक, जरूरी नहीं कि अगर मैंने ये डिसाइड, देखो पहले मैं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मेरी मर्जी पूरा चेक करूँ या सैम्पलिंग, अगर मैंने सैम्पलिंग बोला तो क्या जरूरी कि सैम्पलिंग करने के लिए मैं कोई सही तरीका ही फॉलो करूँ, मेरी मर्जी में कैसे भी सैंपल निकाल, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो इट ऑल्सो नॉट ऑब्लिगेटरी दैट ऑडिटर मस्ट अडॉप्ट सैम्पलिंग टेक्निक, व्हाट ही इज to do so as an auditor is to express his opinion on the financial statement and become bound by that, वो सिंपल रीजन दे रहा है भाई, कुछ भी ऑब्लिगेटरी नहीं, तेरे को जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना है, यहाँ तक ब्रैकेट बनाओ, तेरे को स्टैटिस्टिकल करना है, नॉन स्टैटिस्टिकल करना है, अपने घर से कोई टेक्निक लाना है, जो करना है कर, क्यों ऐसा बोल रहा है, बिकॉज व्हाट ही इज डूइंग, जो ऑडिटर करेगा ओपिनियन एक्सप्रेस, उसके लिए खुद बाउंड होगा, खुद जिम्मेदार होगा, तो उसकी मर्जी, तो ऊपर बोला भाई कितना चेक करेंगे वो जजमेंटल है, उसकी मर्जी, वो मैंडेटरी नहीं, और नीचे बोल रहा है फिर अगर उससे सैंपल हो रहा तो सैंपलिंग की टेक्निक कौन सा यूज करे, जरूरी नहीं कि स्टैटिस्टिकल, ये मैंडेटरी नहीं है, उसकी मर्जी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही रीजन है, कितना चेक करना, और अगर सैंपलिंग में चेक करेंगे तो कौन सा टेक्निक करना, दोनों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ऑडिटर ही ना, ओपिनियन तो वही देगा। अब वो लोग बोल रहे सिर्फ हम लोग रिकमेंडेशन दे रहे, अगर तुम सैंपलिंग करोगे तो क्या फॉलो करो, स्टैंडर्ड टेक्निक, स्टैंडर्ड मतलब ऐसा टेक्निक जो पूरी दुनिया यूज करती है, जो अच्छा रिजल्ट दे, तो ये लोग रिकमेंडेशन दे रही है, मैंडेटरी नहीं है, क्वेश्चन में दिख रहा था वो बोल रहा था ये अडॉप्ट करो, दैट इज रिकमेंडेशन, मैंडेटरी नहीं है। टू एंश्योर गुड एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड वर्क, तुमको अगर अच्छा काम करना है तो वो लोग क्या रिकमेंडेशन, तुमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, स्टैंडर्ड और एक ऐसा टेक्निक अडॉप्ट करना चाहिए दैट कैन लीड हिम एन इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ओपिनियन, तो अच्छा ओपिनियन, इन्फॉर्म मतलब ऑर्गेनाइज, ढंग का ओपिनियन दे सके, तो लोग ऐसा बोल रहे भाई अगर तू स्टैंडर्ड टेक्निक फॉलो करेगा तो रीजनेबल स्टैंडर्ड अच्छा वर्क होगा, और इस वर्क से तू क्या करेगा, एक प्रोफेशनल इन्फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज ओपिनियन दे, राइट, मींस इफ वी डिसाइड टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ, देखो ऊपर दिखा ना, अगर ये बोलता है पहले तो एक्सटेंड मेरी मर्जी 100 देखो कि 60, अगर इसने डिसाइड भी कर लिया पार्ट, तो ये क्या है लोग रिकमेंडेशन दे रहे, ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड टेक्निक्स जो वाइडली फॉलोड, ताकि तुम्हारा क्या हो, स्टैंडर्ड वर्क हो, तुम्हारा ओपिनियन क्या हो, इन्फॉर्म्ड हो, ऐसा लोग रिकमेंडेशन दे रहे, ये कुछ मैंडेटरी नहीं है। अब वो लोग रिकमेंडेशन क्या बोले, कौन सा यूज करो, वाइडली, और फिर लोग ने एक एग्जांपल दिया कि वाइडली यूज स्टैंडर्ड टेक्निक, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा, स्टैटिस्टिकल, लेकिन गाइस ये मैंडेटरी नहीं है, उसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बहुत बच्चों को लगता है मैंडेटरी है। सिंस स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक लॉ, इट कैन बी रिलाइड अपॉन ग्रेटर एक्सटेंट देन एनी आर्बिट्री टेक्निक, तुम कोई और टेक्निक लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट आर्बिट्री में क्या है, कोई हाथ पाँव नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बराबर ना, वो बोल रहा है आर्बिट्री क्या लैक करता है, बेसिस एंड एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब उसके अंदर बायसनेस होता है, कोई बेस नहीं है उसका, बायसनेस मतलब यहाँ पे कोई बेस नहीं है, बिना हाथ पाँव का तुम करते हो, इसमें आर्बिट्री मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करो, कोई टेक्निक फिक्स नहीं है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कम है, आर्बिट्री की क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी भी लैकिंग, क्या लैक करता है आर्बिट्री वाला, उसका बेस और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उससे बेटर तुम किस पर रिलाई कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल पे बोल रहे हैं। दिस हेल्प्स द ऑडिटर टू मेक कंक्लूजन, अब ऑडिटर के ऊपर है वो कंक्लूजन करे और एक्सप्रेस योर ओपिनियन विदाउट हैविंग टू चेक ऑल द आइटम्स विद इन द फाइनेंशियल, वो बोल रहा है भाई
तो जो भी सैम्पलिंग मेथड फॉलो करेगा, दोनों में तो क्या है, तेरे को पूरा चेक करना नहीं है और ओपिनियन देना है। अब तू डिसाइड कर तेरे को सैम्पलिंग में कौन सा टेक्निक फॉलो करना है। ये समझा एवरीवन? एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो ऑलरेडी हम बताते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अभी तक हमने ऑर्डर में सब कुछ कवर किया है। बोलो 520 किधर मुझे बताओ, पहले पेज पे तो पहले 520 का। इसलिए मैंने इसका पार्ट ही अलग कर दिया, 520 530 550। 520 530 अकेले ही 16 दे सकते हैं, मैं चलो तीनों को ही 16 लेके चलता हूँ। बताओ वेटेज है कि नहीं तीनों का? पहले था ही अलग, बाद में लोग ने कंबाइन कर दिया। सारे बच्चे 520 गाइस, हमने बोला था 7 ऑडिट प्रोसीजर और AICI में 7 तरीके।